आज हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला अंतर है वो ये है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। और जो आपकी ध्वनि तरंग है वो कैसी तरंग है? बेसिकली आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। तो सबसे पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर की यदि मैं बात करूं तो बेसिक जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो किसका गुण प्रदर्शित करती है? वो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है। किसका गुण प्रदर्शित करती है? ध्रुवण। ध्रुवण एक घटना है जिसे आप तरंग प्रकाशिकी नामक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जबकि जो आपकी ध्वनि तरंग होती है वो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। जो आपका ध्रुवण का गुण है या जो ध्रुवण की घटना होती है उसका गुण प्रदर्शित नहीं करती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे करती है। बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो कैसी होती है? वो बहुत अधिक होती है। बेसिकली जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। और आप सभी जानते हैं कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जबकि यदि मैं बात करूं ध्वनि तरंगों की चाल की, तो ध्वनि तरंगों की जो चाल है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कितनी होती है? 320 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनकी जो चाल है वो इनकी चाल की तुलना में क्या होती है? कम होती है। इनकी जो चाल है वो देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि इनकी चाल 320 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि इनकी जो चाल होती है इन विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। यदि मैं चौथे अंतर की बात करूं तो आपका चौथा अंतर क्या हो जाएगा? बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे आपका ठोस माध्यम हो या ना हो चलेगी, द्रव माध्यम हो या ना हो चलेगी, गैसीय माध्यम हो या ना हो चलेगी, माध्यम हो या ना हो, ये बेसिकली इनका संचरण होगा। मतलब कि इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी चल सकती है। कहां पर भी चल सकती है? निर्वात में भी चल सकती है। जबकि जो आपकी ध्वनि तरंग होती है इनके संचरण के लिए, मतलब इनके गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। पांचवें अंतर की बात करूं तो बेसिकली जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है? वो बेसिकली विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होती है। किसके दोलन से? विद्युत क्षेत्र अर्थात E और आपका चुंबकीय क्षेत्र अर्थात B, इन दोनों के दोलनों से उत्पन्न होती है। हमने देखे थे आपका जो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में था, वेग इस दिशा में था, चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में था। तो बेसिकली इस प्रकार से क्या हो रहे थे? दोलन हो रहे थे आपके। इस प्रकार से दोलन हो रहे थे। किसके दोलन? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो रहे थे? दोलन। मतलब कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होती है। जबकि यदि मैं बात करूं ध्वनि तरंगों की तो ये उत्पन्न होती है आपके माध्यम के कणों के दोलनों से। माध्यम के जो कण रहते हैं, बेसिकली जो आप ये आपका माध्यम है वायु माध्यम है ना, तो उसमें जो कण रहते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली दोलन करते हैं। तब क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंग। जो मैं कह रहा हूं कौन सी तरंग है? ध्वनि तरंग है। तो बेसिकली क्या होता है, जब मैं कहता हूं तो जो कण रहते हैं वो जो आपके बेसिकली क्या है? जो माध्यम है, भी कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम है आपका, वायु माध्यम है। जब मैं बोल रहा हूं तो कण निकले, वो कण किससे टकराएंगे? वायु के कणों से टकराएंगे और क्या करेंगे? दोलन करेंगे, जिससे कि मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। तो बेसिकली जो ध्वनि तरंग है वो कहां कैसे उत्पन्न होती? माध्यम के कणों के दोलनों से उत्पन्न होती, जबकि ये तरंगे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है कि ध्वनि तरंगों को कैसी तरंगे भी कहा जाता है? यांत्रिक तरंगे भी कहा जाता है।